हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सनशाइन क्लासे 563 में। हमने कल के वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हमने जो आपका 12वीं का जो प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपका फर्स्ट चैप्टर यानी विषय 1 है, जो आपका अध्याय 1 है, उसमें हमने ईंट, मनके तथा अस्थिया के बारे में हमने पार्ट 1 में हमने एक हड़प्पा सभ्यता की एक संक्षिप्त हमने जानकारी ली। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है उसके बारे में जाना, संस्कृति क्या होती है उसके बारे में हमने जाना, एवं किसी सभ्यता का नामकरण कैसे होता है हमने उसको भी देखा। साथ ही साथ पुरातात्विक क्या होते हैं, पुरातात्विक क्या होते हैं, पुरातात्विक क्या होते हैं, पुरातात्विक क्या होते हैं और इतिहासकार क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, पुरातात्विक क्या होते हैं और इतिहासकार क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने एक संक्षिप्त हमने जानकारी लिया। साथ ही साथ हमने हड़प्पा सभ्यता के जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हमने एक संक्षिप्त अध्ययन किया। हमने हड़प्पा सभ्यता के जो कृषि प्रौद्योगिकी है, यानी जो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है यानी कृषि टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रमुख स्थानों जैसे कि कालीबंगा, लोथल, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, उनके द्वारा प्रयोग में किए गए हल के बारे में भी हमने जानकारी लिया। साथ ही साथ हमने कुछ इन क्षेत्रों के बारे में भी हमने पढ़ा, जो कि मैं आपका एक रिकॉल कर रहा कि कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि कल का और आज का पढ़ा हुआ क्या आपस में लिंक हो सके। हमने निर्वाह के तरीके भी पढ़े थे, ठीक है, निर्वाह के तरीके भी पढ़े थे। साथ ही साथ क्या हमने उनके मैंने बता दिया था कि जो कृषि प्रौद्योगिकी थी यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, किन जगहों पे वो खेती करते थे या उनके सच मिले हैं उनके बारे में भी हमने जाना। साथ ही उनके फसलों के बारे में भी हमने जान लिया कि बाजरा की खेती केवल गुजरात में और चावल की खेती ना के बराबर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, यानी जो पुरातात्विक द्वारा जो वस्तुएं खोजी जाती हैं उनको पूरा वस्तुएं कहते हैं। आखिर उसकी पहचान कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए जो पुरातात्विक है वो कहीं पर खुदाई कर रहे हैं, उन्हें एक व्यक्ति की अस्थियां मिल गई, मान लिया किसी व्यक्ति की क्या, किसी व्यक्ति उसके क्या कोई अस्थियां मिल गए। अब पुरातात्विक ये कैसे जान सकते कि ये जो अस्थियां हैं ये आज से 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है या 100 वर्ष पुराना है, ये कैसे जान ले कि पूरा वस्तुएं हैं, इसकी कैसे पहचान होती है। या हमें कोई बर्तन मिल गया तो इसकी कैसे जानकारी हमको मिलता है कि 1000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है या इतने वर्ष से पुराने यानी प्राचीन है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये हम इस बॉक्स में जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जब एक एक शब्द का जब अर्थ जब आप समझ लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप कभी भी यूपी बोर्ड का जो लॉन्ग प्रश्न जो आता है ना 250 शब्द का, जो आपके 250 शब्द का जो लॉन्ग प्रश्न आता है उसको लिखने में भी आपको आसान हो जाता है और ज़्यादा प्रमाणिक तौर पे तार्किक तौर पे आप उसे लिख सकते हैं। इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप यूं ही कुछ हवाबाजी करने से बजाय आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, और उम्मीद है कि अगर आप जितना बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे एक एक शब्द का अर्थ को, उतना बेहतर ढंग से आप क्या करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे भी और आपको अच्छे मार्क्स से मिल सकते हैं। आपको इतिहास में 95+ आपका आ सकता है, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, एकदम आसान है। बस फर्क है कि कुछ चीज़ों आपको करनी पड़ेंगी। इतिहास में देखिए, इतिहास पढ़ने में आप 2-3 चीज़ों का ही विशेष रूप से, मात्र कि 5 चीज़ों का विशेष रूप से अगर आपने ध्यान दे दिया है तो आपका बोर्ड में 95+ आ सकता है। इसके लिए पहला तो मैं आपको बता दूं क्या कीजिएगा, इतिहास में जितने भी तिथि हैं उनकी घटनाओं को याद रखिएगा कि इस कालखंड में ये घटनाएं घटी हुई थी, इस सन में ये घटनाएं घटी हुई थी।
इसको आप याद रखिए, ताकि उस कालखंड से किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रश्न पूछ दे, लॉन्ग में पूछ दे, वेरी लॉन्ग में आप अगर आप उससे कोई प्रश्न पूछ दे, तो उसका आप जवाब क्या देख सकें। शॉर्ट में पूछ दे, आप उसका जवाब क्या एकदम आसानी से दे सकें। दूसरा, आप विशेष रूप से मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिए किसका, शब्दों पे। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो सामान्यतः आप उनका एक ही अर्थ मानेंगे। जैसे कभी का आपको पूरा दात्विक शब्द का आपको पूरा दात्विक शब्द का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप समझेंगे कि पुरातात्विक और इतिहासकार एक ही हैं। नहीं, पुरातात्विक और इतिहासकार दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आप ईसवी, आप जो है ईसवी, आप ईसवी और ईसा पूर्व को आप एक ही समझेंगे, अलग अलग है। तो दो शब्दों के बीच में आप अंतर क्या है समझे, कि दो शब्दों के बीच में अंतर क्या है, दो चीज़ों के बीच में अंतर क्या है। इससे क्या होगा ना, क्योंकि शॉर्ट में कभी प्रश्न पूछ देता है आपका 4 नंबर में या 3 नंबर में आपका हमेशा पूछ लेता है कि इनके बारे में 3 अंतर लिखे, या इनके बारे में 3 विशेषताएं बताए। इस तरह के चीज़ें पूछता है। ये उन्हीं चीज़ों में विशेषकर पूछता है जिनको सामान्य रूप से हम एक ही शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों को हमें एक ही अर्थ देते हैं, कि चलो इतिहासकार भी एक हुए, पुरातात्विक भी एक हुए। तो उसमें पूछ देता कि इतिहास और पुरातात्विक में 3 अंतर आप बताएं, जबकि हमने क्या सोच के रखा था एक ही है, लेकिन पूछ देता है। तो क्या दूसरा आपका काम इसमें ये करना है कि जितने भी शब्द, उन शब्दों को अर्थ आपको एकदम अच्छे समझना है। इस शब्द का क्या मतलब है और इस शब्द का क्या मतलब है, उनके अंतरों को आपको मालूम होना चाहिए विथ उदाहरण के साथ। यानी आपको उनके शब्द के जो भी अर्थ है उदाहरण उदाहरण के साथ आपको मालूम होना चाहिए। जिसको पुरातात्विक और इतिहासकार में अंतर स्पष्ट है, तो आप परिभाषा भी एक लिख सके, इसके साथ साथ कुछ उदाहरण देके आप दे सकते हैं कि पुरातात्विक ये होते हैं। जो पुरातात्विक होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों की खुदाई करते हैं, वो भौतिक साक्ष्यों से इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिसमें ये चीज़ें आती हैं, या इतिहासकार लिखित स्रोतों का अधिक उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हैं। इस तरह से आपको एकदम चीज़ें क्लियर में होना चाहिए। आप दूसरा काम ये कीजिएगा। तीसरा काम जो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका लॉन्ग प्रश्न का। देखिए, मैं एक बार हमेशा ये आपको सजेस्ट में करूँगा कि जितने भी फैक्ट हैं, आप कोई भी चीज़ पर जो भी फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, आप इसमें बहुत ज़्यादा युद्धों के बारे में, कोई इतिहास में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, क्लास 10 तक जो आपका इतिहास का जो लेवल था वो थोड़ा अलग था, पैटर्न अलग था। अब जो उसका पैटर्न अलग है। अब जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे कि आपको चीज़ों की समझ है कि नहीं है, जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यदि मैं आपको नीचे ले जाना चाहूँ प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको किस तरह के प्रश्न आपको देखने के मिलते हैं। एनसीईआरटी में मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें कोई डेट नहीं पूछ रहा है, जबकि ये क्या, ये आपका जो पूछ रहा है ये 500 शब्द में देखिए पूछ दे रहा है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बताएं। चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त होते थे। यानी इस तरह की चीज़ें बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ते समय इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इसके बजाय कि आप ज़्यादा करके फैक्ट ही याद करें। ठीक है, चीज़ों को आप ज़्यादा याद करें। मान लीजिए, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप 10 क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये कई सारे क्षेत्र हैं, अगर इनके बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इन सब में क्या सामान्य बात है आप उसको ध्यान लें कि इसमें सब में क्या कॉमन है, क्या सामान्य है, क्या इसमें और इस वाले में क्या अंतर है, उसको भी देख लें। ये दोनों दूसरे से किस तरह विपरीत हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपका जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका जो शॉर्ट में वेरी शॉर्ट तो छोड़ दे, लेकिन जो शॉर्ट होगा,
लॉन्ग हुआ, वेरी लॉन्ग। ये 3 तरह के ऐसे प्रश्न हो गए जो कॉन्सेप्ट में होंगे। वेरी शॉर्ट का वो तो परिभाषा में पूछ देता है, इसके बारे में अंतर कीजिए, स्पष्ट कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, ये क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछ देता है। कि इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या आपको चीज़ों की एकदम समझ होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कालखंड ने दिया, इसको भी जो मैंने पहले बताया इसको आप ध्यान से थोड़ा दीजिए कि इस कालखंड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ताकि उस समय के बारे में आप चीज़ों को लिख सकें। ठीक है दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी बात, आप इसको पढ़ते समय आप एक चीज़ के बारे में अगर कर सकते हैं तो मेरे सजेशन में तो आप एक चीज़ कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई कॉपी हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी हो, इस तरह की कोई कॉपी है, इस तरह की कोई कॉपी है, इस तरह की देखिए कॉपी, तो मान लीजिए आपके होंगे तो इसी तरीके के होंगे कॉपी, इस तरह के पेज होता है आपका। इसको ऐसा रोटेट कर दीजिएगा, घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद इसको क्या आप ऐसे जो होता है कई सारे भागों में इसको क्या ऐसा बांट दीजिएगा, कई सारे इसको ऐसा लाइनों में इधर ऐसी तरह से बांट दीजिए इस तरीके से। इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, थोड़ी सी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरह से ऐसे आप बांट सकते हैं। यहाँ पर आप क्रम लिख सकते हैं, क्रम संख्या आप लिख कर यहाँ पर कालखंड के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, जैसे हड़प्पा काल हुआ। ठीक, इस आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप बौद्ध बौद्ध काल लिख सकते हैं, जिसको जनपद काल कहते हैं, इस काल को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी कालखंड है उनको आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति है। फिर उसके बाद ये का आपका ऋग्वैदिक काल है, फिर उत्तर ऋग्वैदिक काल है, फिर इसके बाद जनपद जो काल है आपका वो है मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है। इस तरह की आप चीज़ें लिख कर उसके समाज के बारे में लिख सकते हैं, राजनीति के बारे में लिख सकते हैं, आप अर्थव्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था मुझे लिखना है, तो अर्थव्यवस्था में आप पशुपालन के बारे में लिख सकते हैं, कृषि के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, समाज के बारे में लिख सकते हैं, किस तरह के रीति रिवाज वेशभूषा थी वो लिख सकते हैं। राजनीतिक बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, शासक कौन था, किस तरह से शासन करता था। आप अर्थव्यवस्था में सिक्के भी डाल सकते हैं। फिर एक आप रखें अन्य चीज़ों का, जैसे कला और संस्कृति हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इनके बारे में लिखें, ताकि किसी भी अगर टॉपिक के बारे में, किसी कालखंड के बारे में यदि कोई अगर आपसे सवाल पूछे, तो वो टॉपिक यदि आपने इस तरह से लिखा हुआ है तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। जैसे आपको सवाल दे दिया कि संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के कृषि के बारे में वर्णन कीजिए, तो कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो कृषि के बारे में आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था में आपने पशुपालन, आपने कृषि कुछ इस तरीके से बॉक्स में आपने डाला है। मैं बता दूं, आपने बॉक्स है, जैसे मान लीजिए आपका ये बॉक्स है, तो आपने पर लिखा है कृषि, कृषि के क्षेत्र आपने लिख के क्षेत्र लिखा है कृषि का। इन क्षेत्रों पे इस तरह की फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा। इन क्षेत्रों पर हमको हल के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि संबंधी कोई बोले तो इसको एटीजी कट पेस्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के आप क्या कोई अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हो हम स्टार्ट करते हैं अपने मूल टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तीन चार चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप जानते हैं तो हमारा जो टॉपिक है कि पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। और आप लोग से मैं ये निवेदन करूँगा कि जिन चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर रहा हूँ, उसको आप एमसीक्यू के रूप में फॉर्मेट करके क्वेश्चन आप लिखें। जैसे आपने ये पहला चैप्टर डाल दे ईंट मनके तथा अस्थियाँ, उसके बाद नंबर 1 डाल के एमसीक्यू डाल के एमसीक्यूज डाल के नंबर 1 प्रश्न आप लिख दें। ये प्रश्न फिर इसके 4 ऑप्शन डाल के या आप लिख दें, ताकि एमसीक्यू के रूप में अगर पूछे तो हमको सही कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में जो भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इनबॉक्स से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इनबॉक्स में फैक्चुअल फैक्ट और डाटा जैसे जानकारियाँ दी रहती है, तो ज़्यादा संभावना है कि प्रश्न इधर से पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में। एमसीक्यू अधिकांश रूप से बॉक्स से ही पूछे आपके जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है।
भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, यानी भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में हम जब भोजन तैयार करने में जो भी प्रक्रिया करते हैं, जैसे भोजन का मतलब है अनाज से, ठीक है, या उन्हें पीसने के जो यंत्र हो गए, यंत्र में उस समय तो उनके लिए जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या था, पत्थर होंगे, सील और बट्टे होंगे, या ओखली जैसा आपके चीज़ें होंगे जिसमें खुनते होंगे, या एक पत्थर दूसरे पत्थर घिस कर ही पीसते होंगे। तो उस समय इनके पास पीसने का यही एक यंत्र रहा होगा। आज की तरह तो मिक्सर मशीन नहीं रही होगी। तो यह क्या होता है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी पत्थरों इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यानी भोजन तैयार करने में जो भी हमें सामग्री चाहिए लगती थी, वो मुख्य रूप से उस समय हड़प्पा के जितने भी लोग हैं या किसी भी काल के बारे में अगर हम बात कर लें, तो हमें अगर भोजन बनाना है तो भोजन में जो भी हमें बर्तन चाहिए वह या तो मिट्टी के होंगे, या तो धातु के होंगे, और मैं एक बात धातु में बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तो उनको बर्तन जो भी चाहिए वो या तो मिट्टी के होंगे, धातु को ही बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ एक महत्व घट घट यहाँ पे एक महत्व हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए, यानी हड़प्पा स्थल में एक क्षेत्र मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। देखिए, कभी ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का, यानी जोदड़ो मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ये एमसीक्यू में दे सकता है। इसका अर्थ होता है मुर्दों का, इसका अर्थ है मुर्दों का किला, या आप टीला कह सकते हैं, टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, तो कभी इसका एमसीक्यू के रूप में अगर पूछता है तो आप इसका आसानी से का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ एक हड़प्पा स्थल में हुए एक यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल में मोहनजोदड़ो में हुआ उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यह हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरातात्विक है, जो चीज़ों का जब उत्खनन करते हैं, यानी उत्खनन का मतलब जब खुदाई करते हैं, जब चीज़ों का जब खुदाई करते हैं तो किस तरह वो ये जानते हैं कि ये वस्तु पुरातात्विक है, पूरा वस्तु है, ये बहुत पुरानी प्राचीन वस्तु कैसे है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिससे हमको पता चलता है। जैसे अतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली, ऐसे प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त में एकमात्र साधन था। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कर्कीले, अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित है। आमतौर पर इन पत्थरों पर अधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, चूंकि इन चक्कियों के तल समांतर उत्तल है। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर दिया उत्तल, उत्तल का मतलब क्या, वो गहरा हो गया। जैसे मान लिया पत्थर है कोई इस तरह का, बस बाद में जब इस पर पत्थर घिसते घिसते कुछ इस तरह कर्व हो जाता है, इस तरीके से कर्व हो जाता है, यह गहरा हो जाता है तो उत्तल हो जाता है। ठीक है, उत्तल निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, जिसे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियाँ मिलती हैं, एवं एक वे हैं जिस पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया तथा जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, तथा दूसरी ओर जिसका प्रयोग संभव केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। हमारे बावर्ची ने भी यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। आइंस्टाइन मैंने यह देख सकते हैं, जब किसका है, ऑनेस्ट मैक फर्दर एक्सकैवेशन एस्ट मोहनजोदड़ो।
1933 में उद्धृत है। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या था कि पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है। अब देखिए पहचान कैसे जाती है, इसका लैब टेस्टिंग होता है। जैसे जो वो सील बट्टे का जो वो लोग उपयोग करते थे, जायज बात है उसमें अनाज लगे होंगे, उसमें कुछ धातु लगे हुए, कुछ मसाले, तो उससे कारखाने में जो उसका लेबोरेटरी से जांच होता है तो उससे ये क्या पता चल जाता है कि कितने साल पुराना है। क्योंकि आज के डेट में जो हमारे पास तकनीक इतनी विकसित हो गई कि हम किसी भी अनाज के किसी भी धातु टुकड़े को हम उसकी पता कर सकते हैं कि आखिर वो कितने साल पुराना है। तो उसके क्या उसके एज को लोग जानते हैं कि ये वस्तु मिली कितने वर्ष पुराने बने, इस समय ये जानते हैं कि ये वस्तु बहुत पुरानी है, पुरा वस्तु है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देख सकते कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, चर्चा कीजिए। आहार संबंधित आदतों को जानने के लिए पुरातात्विक किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। स्व आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए वैसे उपयोग जो भी मिट्टी या धातुक बर्तन होंगे उनके बारे में जानते होंगे, जो अनाज मिले उनके बारे में जानते होंगे, या घर में रसोई जो रसोई घर जो किचन उनमें प्रयोग में लाए जाने जो भी वस्तुएं हैं, जैसे इस तरह के सिलबट्टे, उससे क्या करते थे, आहार संबंधी आदतों को जानने के बारे में कोशिश करते होंगे। किस तरह के वो लोग थे, वो शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, किस तरह के विचारधारा रखते थे खान पान में, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ में जो कि मैंने आपको बता दिया, मुर्दू का टीला होता है। देखिए एक नियोजित शहरी केंद्र था, यानी मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो था, ये एक शहरी केंद्र है। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं भारत में मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु, ये क्या शहर है। ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे आज वर्तमान समय में भारत में दिल्ली और मुंबई जो सबसे प्रसिद्ध शहर है, ठीक उसी प्रकार क्या था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। इस तरह मान लीजिए भारत में हजारों शहर मिल जाएंगे, लेकिन मुंबई दिल्ली ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े महाशहर है। नहीं तो महासागरों में लखनऊ भी तो एक बड़ा शहर है, लेकिन नहीं, मुंबई तो मुंबई है, दिल्ली तो दिल्ली है। उस तरह मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा अपने अपने शहरी केंद्र था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा अनूठा पहलू या सबसे अलग पहलू था, वो क्या, शहरी केंद्रों का विकास। यानी उन्होंने शहरी केंद्रों का इस तरह से विकास किया जिस समय इन लोगों ने शहरी केंद्रों का विकास किया था। क्योंकि जो पुरातात्विक है, जो इन्हें पुराता वस्तुओं के जो साक्ष्य मिलते हैं, जिसके आधार पर ये कालखंड का क्या ये निर्माण करते, ये बताते हैं कि ये इनका कालखंड कब से है, 4,500 ईसा, आज से 4,500 से लेके 39,000 वर्ष पहले की है। आज से 4,500 साल पहले ये लोग क्या विकसित हो गए थे। तो जब आज के संदर्भ में अब बात कीजिए कि जब पूरे विश्व में, जब आज से 4,500 पहले पूरे विश्व में जब देशों पर उस तरह की तकनीक नहीं थी, उस तरह की विचारधारा नहीं थी, उस तरह की चीजें नहीं थी, उतने वो विकसित नहीं थे, उस दौर में इस सभ्यता के लोग इतने विकसित थे कि उन्होंने एक अनूठा अलग एक शहरी केंद्र का इन्होंने विकास कर लिया था। कि जिस समय में इन्होंने शहरों का इस विकास किया था, इनसे इनसे जो पहले आ चुके थे, उन्होंने इस तरह का शहर विकास नहीं किया। यहाँ तक कि जब इनका पतन हो गया था, इनके बाद हजारों साल तक किसी ने भी इस तरह का शहरों का हजारों साल तक इस तरह के शहरों का कोई उत्पत्ति नहीं कर पाया।
आखिर इनके पास इतनी तकनीक आई कहाँ से, इनके पास इतनी योग्यता आई कहाँ से? अब बताइए। जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक और अनूठा पहलू है। आपको शायद ही अजीब लगे, लेकिन जब आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो थे अपने पहले वाले लोगों से और अपने बाद वाले के लोगों से, जो इनसे पहले जो आदिमानव रह चुके हैं, वह तो सारी केंद्र या शहरों का निर्माण तो करेंगे नहीं, लेकिन जब इनका पतन हो गया था, ये समाप्त हो गए, तो इनके जाने के बाद हजार, सवा हजार, 1500 साल तक तो इनके तरह किसी ने शहरों की उत्पत्ति नहीं कर पाए थे। इतने ये लोग विकसित थे। आज वर्तमान समय हम देख सकते हैं गाँव में जिस तरह मकान बनाए जाते हैं, या शहरों में देख सकते हैं जिस तरह के मकान बनाए जाते हैं, समकोण पे होता है। मान लीजिए कोई मकान है, इस तरह समकोण पे होता है, इस तरह समकोण पे मान लो कोई मकान होता है, इस तरह से समकोण पर इधर आपका मकान, इधर मकान, फिर आप देख सकते हैं इधर मकान, फिर सबकी जो है नालियाँ जो निकलती हैं सटे हुए, इस तरह की ये लोग क्या घर बना चुके थे। आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले, जबकि इनके पतन के बाद कोई बना नहीं पाया। ताकि अपने आप में एक अनूठा था। तो कितने अनूठे लोग थे, कितने अलग थे अपने पहले वालों लोग की तुलना में, और इनके बाद जो है उनसे कितना ये अलग थे, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगे ये तो हम वर्तमान में हमारी सारी संरचना का ही एक रूप है। हाँ, सारी संरचना का ही एक प्रकार है, लेकिन जो वर्तमान में आज हम जिस तरह घरों घरों की जो सारी संरचना देखते हैं, वो आज से 4000 साल पहले, 4500 साल पहले इन लोगों ने क्या किया था, उसकी उत्पत्ति कर ली थी, जो इनके जाने के बाद लुप्त हो गई। सालों हजारों साल तक कोई ऐसी संरचना बना सका, और आज की डेट में लोग बनाते हैं। तो खिलाया कहाँ से इतनी योग्यता इन लोग पास में? इसलिए क्या थे, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इन लोग इस तरह से इन लोग विकास करते हैं। किस तरह के विकास के, तो आइए देखते हैं। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखें। यह कह रहा है कि आइए एक ऐसे ही केंद्र एक को देखें, जिसका किसको देखें, मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से, यानी बारीकी से एक एक चीज़ों को देखें, उनकी संरचना को समझे विथ मैप के साथ, यानी हम मानचित्र के साथ क्या करें, उसकी संरचना को समझे और देखते हैं। यह दिया, हालांकि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। यह दे रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है, यह हड़प्पा सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता को जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्या मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। जैसे भारत में सबसे प्रसिद्ध शहर मुंबई और दिल्ली को छोड़कर ही शायद कुछ होगा, ये सबसे प्रसिद्ध शहर था। और स्वाभाविक किसी देश में, किसी समाज में जो स्थल सबसे प्रसिद्ध होगा वो ज़्यादा विकसित होगा। जैसे भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विकसित है। भारत की जो औद्योगिक या कह लें जो आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, ये क्या है, ये भी बहुत विकसित है, सबसे अलग है। तो दिल्ली जो क्या प्रशासनिक राजधानी, मुंबई जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक आर्थिक राजधानी के रूप में है, ये क्या बाकी भारत के बाकी शहर एकदम अलग है। ये बताया जा रहा है कि हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है अपने समय का, तो स्वाभाविक से है कि विकसित ज़्यादा रहेगा बाकी पूरा स्थलों के बारे में। इसलिए हमने इस क्षेत्र को लिया और जानने का हमने प्रयास किया कि आखिर उनकी संरचना कैसी थी, उनकी तकनीक कैसी थी, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। देखिए, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ये दे रहा है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। जी हाँ, ये बात सही है, मैंने कल बताया था कि किसी सभ्यता, किसी संस्कृति की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थान से मिलती है, उसका नामकरण उस स्थान के नाम पे किया जाता है। यदि इस सभ्यता की जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता, तो हम क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता रखते हैं, लेकिन है हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए क्या दे रहे हैं। बस्ती दो भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूर कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। यानी जो इनकी बस्तियां थी दो भागों में बटी हुई थी, कुछ इस तरह की। क्या दिया है, इस तरह से, इस तरह से
इस तरह से, ठीक है। इनकी जो बस्तियाँ थी कुछ इस तरह थी, इनकी जो बस्तियाँ थी इस तरह से 2 भागों में बटी हुए थे, ठीक है। 2 भागों में बटी हुई थी, एक भाग छोटा था तो दूसरा भाग बड़ा था। ये जो भाग था छोटा था, छोटा था, दूसरा क्या था, बड़ा था। यानी एक भाग जो था छोटा था और बड़ा था, लेकिन जो भाग छोटा था वो क्या ऊंचाई पर बना हुआ था, और वहीं पर कहीं पर जो दूसरा भाग था वो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या था वो नीचे था। अब नीचे था ऊपर था, इसका क्या मतलब है आप समझिए, देखिए मैं समझाता हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। पुरातात्विको पुरातात्विको देखिए यहाँ पुरातात्विकों ने क्रमशः दुर्ग और पुरातात्विकों ने इसको क्रमशः दुर्ग और किला शहर का नाम दिया। पुरातात्विकों ने इस बस्तियों को दुर्ग और किला निचला किला का नाम दिया। क्या उनकी जो बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी, ऊपरी एक ऊंचाई पर था, एक नीचे था, तो उन्होंने इसका नाम जो ऊपर था उसको उन्होंने क्या दुर्ग नाम दिया, और जो नीचे था उसको निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यह यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की ऊंचाई का क्या कारण था, देखिए जो दुर्ग था ये वाला जो था जो छोटा था, लेकिन जैसे दुर्ग का जो ऊंचाई था उसको ऊंचाई का क्या कारण था, इसकी जो संरचना थी कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। अब थोड़ा सा समझ लीजिए व्यवहारिक रूप में, देखिए आप समझिए ये क्या है। एक मिनट, ये मान लीजिए दुर्ग है, निचल ये दुर्ग है निचला शहर, यानी ऊपरी बस्ती निचली बस्ती। देखिए ये था जब इसको दुर्ग को जो ऊपर है आकार में जो छोटी बस्ती, इन्होंने इसको दुर्ग नाम दे दिया, ठीक, दुर्ग नाम दे दिया। ये जो था ये कच्ची ईंटों का, हालांकि हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाने के पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया, अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन जब इस दुर्ग को बनाया जा रहा था तो क्या किया गया था, इनके नीचे कुछ इस तरीके से क्या किया गया था, इस तरह की क्या किया गया था, चबूतरे बनाए गए थे। इस तरह क्या किया गया था, इस तरह के कच्चे ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे। एक समय में बिम्ब बनाया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, क्या किया गया था, इस पे जो है इन बस्तियों का निर्माण किया गया था। और जब बाद में ये निर्माण हो गए थे तो इस वाले इसको अलग किया गया था। अब कैसे अलग किया गया था, मैं एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ। देखिए एक बार फिर से मैं मैप बना के देखिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए ये बड़ा शहर है, ठीक, छोटा शहर जब बना रहे थे तो इससे क्या कर रहे थे, इसको कुछ इस तरीके से पहले इन्होंने कच्ची ईंटों का उन्होंने क्या चबूतरे बना दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पर एक छोटा कुछ इस तरीके से क्या किया इन्होंने, इस तरह से इन्होंने क्या दुर्ग बना दिया। उसके बाद जब ये तैयार हो गया तो इन्होंने क्या किया, इसको जो है कुछ इस तरीके से, इसको क्या कुछ इस तरीके से इन लोगों ने क्या, इसको क्या कुछ इस तरीके से चारों तरफ से घेरा गया, कुछ इस तरीके से क्या चारों तरफ से घेरा गया। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, इस तरीके से क्या, इस तरीके से क्या, इस तरीके से इसको क्या घेरा गया, इस तरीके से इसको घेरा गया, घेर कर क्या किया गया, इस निचले दुर्ग से इसको इसको क्या अलग किया गया। और ये जो था ये वाला जो दुर्ग था इसके नीचे कुछ इस तरह की कोई क्या थी, कोई भी संरचना नहीं थी, कुछ इस तरह की क्या कोई चबूती संरचना नहीं थी, कोई इस तरह की क्या थी, कोई संरचना नहीं थी, कोई इस तरह की क्या, कोई ये वाली जो थे घेरने वाली की कोई संरचना भी नहीं थी, ना तो इस तरह का कोई ये चबूतरा था, ठीक। तो अब इस चीज को अगर घेरा जा रहा है चारों ओर से ताकि इससे अलग किया जा रहा है, तो अलग करने के लिए भी घेरा गया है, प्लस
अगर इसको घेरा जा रहा है, घेरा जानने का क्या मतलब है कि इसको क्या सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा किससे दी जा रही है? या तो बाहरी किसी आक्रमण से सुरक्षा दी जा रही है, या इन लोगों से इसको सुरक्षा दी जा रही है। मतलब कुछ भी हो, लेकिन इसको क्या है, एक तो ऊंचाई पर बनाया गया ताकि बाढ़ और आए तो बच सके। दूसरा क्या है, इसको चारों से ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया, सुरक्षा दिया जा रहा है। यदि सुरक्षा दिया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि इस दुर्ग में रहने वाले जो भी लोग थे, वो प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, ये यहाँ के रहने वाले लोगों से बहुत ही ताकतवर एवं शक्तिशाली लोग थे। तो क्या था, मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी, इस तरह की थी। बस्तियां दो भागों में बांटी हुई थी, एक तो ऊपरी दुर्ग या निचला दुर्ग। जो ऊपरी दुर्ग था, यह कान में इस तरह से इतना ही छोटा था, जिस तरह चबूतरे से बना हुआ था। बाद में इसको चारों ओर से पक्की ईंटों से घेरा गया था। दूसरा क्या था, हमारा जो था निचला दुर्ग था। दूसरा क्या था, ये हमारा क्या था, ये क्या था, ये हमारा निचला दुर्ग था। यह निचला दुर्ग चबूतरे पर बना हुआ नहीं था, और ना ही इसे किसी तरह से घेरा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ना ही किसी तरह से घेरा गया था। ठीक, अब आगे देखिए। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया, सॉरी, देखिए निचला शहर भी दीवार से घिरा, ये इसको भी घेरा गया था। मैं माफी चाहूंगा, इस निचला शहर को भी देखिए, ये क्या था, ये घेरा गया था, घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों की ऊंचाई पर चबूतरे पर बनाया गया था। इसके साथ ही साथ क्या, इसके साथ ही साथ क्या, कई ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। इसके साथ साथ कई सारे भवनों को चबूतरों पर बनाया गया था। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों का, अर्थात बहुत पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, आप जरा इसको समझने का, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये मकान है, ये चबूतरा है, ठीक। अब चबूतरा इतना विशाल, इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति 1 घन मीटर, 1 घन मीटर मिट्टी अगर ढोता, 1 घन मीटर समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, मैं इसको सही करूँ, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ा प्लस 1 मीटर गहराई, यानी अपने आसपास आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर घन मीटर, यदि अगर आप खन्ने, यहाँ पे ये बता रहे कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहराई, अगर आप मिट्टी निकाले, तो उस समय तो कोई ऐसी तकनीक नहीं थी कि जैसे भी आया खन दिया, या किसी ट्रॉली के माध्यम से इसको ढो सके। तो खुद खनते होंगे और खुद इसको क्या होते हैं, ढोते होंगे। तो अगर इस चबूतरा बनाने के लिए इन्होंने इतनी मिट्टी को इन्होंने खुदाई की, या इतनी मिट्टी को इन्होंने ढोया, अगर श्रमिकों की बात करें तो कम से कम 40 लाख, 40 लाख श्रम की जरूरत पड़ेगी। जब 40 लाख श्रम दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर श्रम आखिर आए कहाँ पर। किन चबूतरों को बनाने के लिए जो 40 लाख श्रम दिवस हैं, आखिर आए कहाँ से, अर्थात बहुत पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, इसको बनाने के लिए चबूतरों को, जैसे आपने देखा ना कि जो ताजमहल है, इसको बनाने में क्या किया गया था, 22 साल लग गए थे शाहजहां ने बनवाने में। तो कितना समय लगा, कितने लोग लगाएंगे। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के व्यवस्था यथास्थान बनने के बाद शहर को सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। यानी करीब जब एक बार चबूतरे का जब काम निर्माण हो गया था, जैसे मान लीजिए ये चबूतरे हैं, ये चबूतरे, एक बार चबूतरों का निर्माण हो गया, तो सारे के सारे मकान क्या होते थे, इन्हीं चबूतरों पर ही कुछ इस तरह से बनते थे। इन्हीं चबूतरों से ही बनते थे, इस तरीके से, इस तरीके से। कोई कोई ये कर दे कि ना भाई इन चबूतरों से इधर बना दे, तो नहीं बन सकते थे।
नहीं बन सकते थे। इन चबूतरों पर ही क्या था, बनना था। ठीक है, इधर नहीं बन सकता था, बनेगा तो केवल इन चबूतरों पर ही। ठीक है, तो सारा का सारा जितना भी भवन निर्माण का काम है किस पे होता था, इन चबूतरों पर ही होता था। चबूतरों पर निश्चित क्षेत्र हो गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में रखकर सुखा अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों से में प्रयोग लाई गई थी। यानी पूरे हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता था, ये क्या है, ये त्रिकोण कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, तो पूरे इतने बड़े क्षेत्र में जितने भी ईंटें थे, एक अनुपात के ईंटें थे, यानी ना तो छोटा ना तो बड़ा। जैसे हम अपवाद के लिए मान लेते हैं, हम अपवाद के लिए, हमें नहीं मालूम कि उस समय ईंटें कि सांचे से बनाए जाते थे या हाथ से बनाए या किससे बनाए जाते थे। अगर ईंटें जो हैं, अगर जगह जगह बन रहे हैं, मान लीजिए, तो उनके आकार में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन नहीं। इन सभी जगहों पे जितने भी ईंटें थे, उनका रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता सब एक समान थी। ये कैसे संभव है? तो इससे पता चलता है कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जरूर रहेगी। महज ये एकमात्र कल्पना है, वास्तव में क्या था ये हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन कल्पना करते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था रही होगी जिसने इस तरह की संरचना को कामयाब किया, इसको रखा होगा। ठीक है, ठीक है, कि ईंटों का आकार एक जैसे, रंग, क्रमशः इन ईंटों की क्रमशः ऊंचाई कितनी थी, चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा अवस्था में प्रयोग में लाई गई थी, यानी ईंटों का आकार अलग नहीं था। तो पहले से उनकी जो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती नियोजन पर आप पहला क्या लें, जान लें कि जो हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, क्या थी, पहला पॉइंट ये कि जो हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो था, वहाँ बस्ती 2 भागों में बटी थी। एक दुर्ग, एक निचला शहर, दोनों के ओर घेरा होता था। ये छोटा था, ये बड़ा होता, ये चबूतरे पर होता था। ठीक, चबूतरे, उसके बाद शहर का सारा सारा काम किया जाता था। ऊंचाई पर होता था, ये कम ऊंचाई पर होता था। दूसरा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मकानों को बनाने के लिए, जबकि चबूतरों का प्रयोग करने के लिए, बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। तीसरा, सबसे बड़ी बात मैं लिख दूं, पहला, दुर्ग और निचला निचला किला। ठीक, दूसरा, सबसे बड़ी बात, समान रूप निकल अनुपात की पक्की ईंटें। ठीक, समान रूप से एक अनुपात में पक्की ईंटें होती थी। तीसरा क्या होता था, तीसरा सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इनका सारा का सारा काम, सारा भवन निर्माण चबूतरे चबूतरे पर चबूतरे पर, ठीक है, ये होता था। ठीक है, अब आते हैं नालों के निर्माण के बारे में। देखिए, नालों का निर्माण, अब ये वर्तमान में हम जिस तरह के नालों का निर्माण प्रयोग में लाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी, जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, जो शहर के लोग थे, कुछ इस तरह की क्या करते थे, ये भी नालों का ही निर्माण करते। देखिए,
मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक यानी अनूठी यानी अलग विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। उनकी अनूठी विशेषताओं में से एक थी ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी मकानों का जो भी नलों होंगे, जो कुएं होंगे, नल तो नहीं होते होंगे, कुएं होंगे, उसका पानी किस तरह के निकाला जाए। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड यानी पद्धति में बनाया गया और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी ये क्या होता है, मैंने बताया ना कि ये समकोण पर होते थे और ये दोनों को समकोण पर काटती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग बगल आवासों का निर्माण किया गया था। इसको देख ऐसा प्रतीत होता है कि पहले इन्होंने लोगों ने क्या गलियों गलियों का और नालियों का निर्माण किया। जैसे हमारे वर्तमान समाज में आमतौर पे क्या होता है, पहले हम मकानों का निर्माण करते, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये भूखंड है। पहले क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से मकान बना लेंगे, इस तरीके से मकान बना लेंगे, इस तरीके से मकान हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नालियों का निकालने के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे ठीक है भाई ये सड़क है, ये नाली है, उसके बाद हम सोचते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा देख कर प्रतीत होता है, लेकिन ये भी एक मात्र कल्पना है, ऐसा देख प्रतीत होता है। सबसे पहले इन्होंने लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया था, सड़कों किस तरह से पहले इन लोगों ने सड़कों का विभाजन किया, पहले सड़कों को बना लिया था। उसके बाद इन लोगों ने नालियों का निर्माण कर लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या भवनों का निर्माण किया, यानी चबूतरा तैयार होने के बाद इन लोगों ने नालियों या सड़कों का निर्माण, उसके बाद भवनों का निर्माण किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखिए निर्माण किया, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी प्रत्येक घर, एक घर दूसरे घर से दीवार से इस तरह से सटे हुआ करते थे, इस तरह से सटे हुआ था, यानी दूर दूर से नहीं होते थे इनके घर। ऐसा नहीं होता था कि एक घर इधर है, दूसरा घर इधर है, तीसरा घर इधर है, चौथा घर इधर, ऐसा नहीं होता था। सभी घर इस तरह सटे होते थे, इस तरह सटे होते थे, ठीक है। अब आगे देखिए दुर्ग। अब दुर्ग का आप जाने, दुर्ग के बारे में कुछ विशेष जानकारी लीजिए। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूर्वी बस्तियां किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बना था। मैंने क्या कहा कि जो बॉक्स है उस बॉक्स में से MCQs पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या दे रहा है, क्या दिया है। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक। इसको आप इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट में पूछ सकता है। अब आगे देख, गृह स्थापन यानी घरों की संरचना किस तरीके से, देखिए आप देखिए मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसा गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। खास तौर पे गर्म और शुष्क में। यहाँ क्या दे रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण है। यानी मोहनजोदड़ो का ये जो निचला ये वाला जो शहर था, ऊपरा वाला नहीं, निचला ये जो शहर था, ये आवासीय भवनों का उदाहरण है। यहाँ पे लोग मुख्य रूप से
काम करने के लिए ओर से रहते थे, यानी मजदूर वर्ग रहते थे, जहाँ पर जो कमरे होते थे संभवतः आंगन होता था, खाने पकाने की रसोई होती थी, कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए कमरे बनाए जाते थे। और खासतौर पर इनका प्रयोग गर्मी एवं शुष्क मौसम में किया गया जाता था। यहाँ ये भी एकमात्र कल्पना है, हमको पूरी तरह से कल्पना मात्र उन लोगों ने किया होगा परमाणु के आधार पर। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांता को दिया जाने वाला महत्व था। यहाँ सबसे रोचक पहलू थे यहाँ के लोग जो थे क्या एकांता को महत्व देते थे, अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते थे। अकेले में अकेले में अकेले में रहना ज्यादा क्या पसंद करते थे। ठीक है, तो देखिए इसलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए अब देखिए भूमि तल पर बनी दीवारें में खिड़कियां नहीं होती थी, यानी जितने भी भूमि तल पर जो दीवारें होती उन पर खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि कोई तो भूमि तल पर बनी दीवारें जो खिड़कियां से नहीं थी, ताकि कोई ताक झाड़ ना कर सके, कोई देख ना सके या कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी जो मुख्य द्वार से जो आंगन होता था, ये जो हॉल होता था, उसका अवलोकन ना हो सके। जैसे मान लो ये कमरा है, अगर जो होता था, अगर इधर जो है, आप समझिए ये कमरा है, ठीक। अगर इधर जो था, अगर दरवाजा होता था कुछ इधर, ठीक है, दरवाजा अगर इधर होता था, दरवाजा किसी इस प्रकार, तो उनका जो हाल होता था कुछ इस। अब मैप में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप इधर देख लीजिए, आपका इधर होगा, किधर गया मैप आपका, मैप देख लीजिए। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये कुआं होता था लोगों के लिए, ये किचन जैसे कुछ संरचना होती थी। इस तरह के कुछ कमरे होते थे, कुछ इस तरह के कमरे होते थे, देख सकते हैं। इस तरह के कमरे होते थे, देख सकते हैं, इस तरह के कमरे होते थे, ठीक है। इस तरह के कमरे होते थे, इस तरह के कमरे होते, इस तरह के कमरे होते थे, इस तरह के कमरे होते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या दे रहा है। हर घर का ईंटों से के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। यानी हर घर का यह फर्श यानी टाइल्स का बना हुआ एक अपना स्नान घर, यानी यह स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। तो कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियों के अवशेष मिले, यानी ये दो महलीय घर में लोग रहते थे। बताइए उस दौर में इनकी संरचना इस तरह की होती थी कि दो महलीय घर का प्रयोग करते थे। आप आज से यदि आपसे 50 साल पहले ही चल जाते, हमारे भारत में आपको झोपड़े के घर देखने को मिल जाते हैं, खपड़े के घर आपको देखने मिल जाएंगे, आपको फूस के घर देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये लोग इतने विकसित हैं कि फर्श के स्नानागार होते थे, इनके स्नानागार होते थे। इसके साथ साथ किस तरह के इनके घर होते थे, दो मालिया इनके घर होते थे, जो कि ये आज की घटना नहीं है, ये आज से 4 साढ़े 4 हजार वर्ष पहले की इनकी क्या एक घटना है। स्नानागार होता था, जिनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों एक दूसरे छत तल या छत से जाने हेतु सीढ़ियां बनाए गए थे। असल में कई अवसरों में कुएं थे, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभव राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी।
यानी विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुल कुएं की संख्या 700 थी। अब देखिए, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक, मैके एक लेखक है, वो क्या लिखते हैं देख सकते हैं। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गए सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, इस तरह की इनकी संरचना थी। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता, जिसे वर्तमान में अब देखते हैं चैम्बर होते हैं ना, चैम्बर नालियों पर जगह जगह की सफाई के लिए ना हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता। कुछ स्थलों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियां का भी प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड से खाली होती थी जिसमें ठोस पर्दा, देखिए ये इस तरह की संरचना होती थी। जैसे ये नाली है, ये नाली है, इस तरह हौदे कुंड बना देते थे, फिर इस तरह की होती थी, इस तरह की, और यहाँ पर चैम्बर लगा होता था। जैसे कोई भी यदि मल कचरा बालू कुछ भी आता था तो गड्ढे में क्या होता था, बैठ जाता था। अब पानी के ऊपर जब भर जाता था तो इस तरह निकल जाता था, जो भी कचरा में बैठता था। बाद में ये लोग क्या करते थे, इस चैम्बर हटा कर कचरा निकाल देते थे। नाली को पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होता था जिससे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। कुछ लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातन का एक अजूबा ही है। मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे दो समान निकासी के नालों के अलग अलग बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता है। आर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन, सन 1900, आर्नेस्ट मैके जो उन्होंने लिखा था उनके नालियों के बारे में। लगभग उनके हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या 700 थे, यानी 700 घर अनुमान किया था कि रहे होंगे, कुछ इस तरह के घर रहे होंगे। ठीक है, ये उनकी संरचना है मकान की। इधर मैं फोटो दिखा दूं, ये देखिए दुर्ग है, ये देखिए दुर्ग है, ये दुर्ग है, ये निचला शहर है, छोटा होता था, ये देखिए, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, स्थापत्य भी हमारा समाप्त हो गया। अब बात करते हैं दुर्ग को। देखिए दोस्तों, दुर्ग जो चैप्टर है, अभी हमने जिसके बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ लिया। यह हमारा जो पार्ट 2 था, जो हमारा पार्ट 2 था, यह समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो लेक्चर में, कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ और सभी चीज़ों संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। यदि किसी भी प्रश्न का अगर प्रश्न पूछेंगे किसी भी प्रकार का, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मैं देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।